नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच में। मैं हूं मुकुल शर्मा। किसान प्रश्न मंच का कारवां पहुंचा है पंजाब के लुधियाना जिले में। जी हां, और अगर लुधियाना की बात की जाए, इस वक्त हम मौजूद हैं पोवात में। ये गांव है ऐसा जहां पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे आपको हरे भरे खेत जो हैं वो लहलहाते नजर आ रहे होंगे। और पंजाब की अगर बात की जाती है, आप सभी जानते हैं गेहूं का कितना अच्छा उत्पादन होता है और ये जानकारी इनको कहाँ से मिलती है। जी हाँ, अगर बात की जाए लुधियाना की तो यहाँ पर है कृषि विज्ञान केंद्र समराला। अगर इस केवीके की हम बात करें, यहाँ पर ना सिर्फ जो किसान पहुँचते हैं उनको जानकारी दी जाती है, बल्कि प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और ख़ासतौर से जिस तरीके से हमारी सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, उसके लिए भी यहाँ पर किसान प्रशिक्षण लेते हैं। और उसके बाद सबसे खास बात जो है इस केवीके की वो ये कि जो किसानों के उत्पाद हैं उनके लिए यहाँ पर बाकायदा एक दुकान की व्यवस्था की गई है, जिस पर किसान जो हैं अपने उत्पाद की बिक्री भी कर सकते हैं। तो ये अभी आपने जाना किस तरीके से केवीके काम कर रहा है, लेकिन जो किसान हैं हमारे, उनको कितनी जानकारी है ये थोड़ा सा परखने की हम कोशिश करेंगे। और आज के कार्यक्रम में हमारा जो विषय है वो मुख्य तौर पर रहेगा रबी फसलों की खेती पर। यानी सबसे पहले हम सवाल पूछेंगे गेहूं और सरसों को लेकर, जानेंगे कितनी जानकारी हमारे यहाँ जो किसान है उनको है। लेकिन कार्यक्रम में सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं हमारे विशेषज्ञों से। मैं डॉक्टर राजवीर सिंह, मैं कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संस्थान लुधियाना में निदेशक पद पर विराजमान हूँ। मैं मनिंदर कौर, शिष्य विज्ञान, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना से। सुभाष शर्मा, वानिकी विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र सहयोगी निदेशक, ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र समराला। करुण शर्मा, सहायक प्रोफेसर, खेतीबाड़ी मशीनरी विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र समराला। तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत किया जाए हमारे विशेषज्ञों का। तो जैसा हमने आपको बताया, पंजाब में हम पहुंचे हुए हैं और आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ जो किसान हैं, सफल किसान यहाँ पर हमारे साथ सभी मौजूद। उनके लिए हमारे पास कई सवाल हैं और बिना देरी के अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब की। तो पहला सवाल यहाँ मौजूद मेरा किसानों से गेहूँ की अगर बात की जाती है, जिसको पंजाब में कनक हमारे जो किसान हैं वो कहते हैं, गेहूँ की बेहतर उपज के लिए किन बातों का ख्याल हमारे किसानों को रखना चाहिए? हाथ आप खड़ा कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बेहतर उपज हो हमारी गेहूं की फसल की, तो उसके लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? चलिए, अब धीरे धीरे जो हाथ हैं वो यहाँ खड़े हो चुके हैं और पहली पंक्ति से हम शुरू करते हैं, फिर कोशिश करेंगे पीछे चलने की। लेकिन पहली पंक्ति में जो किसान हैं उनसे जवाब हम जानते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम है परमजीत ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਪਵਾਤ ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ जी ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ। जी ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਣਕ ਬਾਰੇ ਗੇਹੂੰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, जी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਬੱਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ जी ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਝਾੜ गेहूं ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, तब अच्छी फसल ली जा सही है। चलिए, बैठ सकते हैं आप। तो पहला जवाब जो है वो हमें यहाँ मिला। आगे बढ़ते हैं, एक हाथ और खड़ा किया गया था। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी, नाम बता दीजिए अपना। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪੌਤ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। जी ਹਾਂਜੀ, जी हरदीप जी, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੀ ਵਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੀਜਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਸੋਧਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੀਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। जी, मिट्टी की जांच कराते हैं यानी आप? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ। चलिए, बिल्कुल। देखिए कितने जागरूक किसान हैं हमारे यहाँ पर। एक और हाथ पीछे खड़ा किया गया था, उनके पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बेहतर उपज ली जा सकती है। गेहूं की लगातार हम बात कर रहे हैं, अच्छा खासा उत्पादन जो है वो पंजाब से होता है। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी, नाम बता दीजिए अपना। मैं जसबीर सिंह कलाल। जी। सब तो पहले तो यही है जो साड़ी धरती है, मिट्टी ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਈ ਕਰਕੇ जी तो ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਨਰਵਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਪਜ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜੋ ਸੀਡ ਹੈ जी। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਪਜ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। चलिए, बिल्कुल बेहतर बीज का यानी चयन करना चाहिए। 3 जवाब हमें मिल चुके हैं। अब सीधा रुख करेंगे जो हमारे विशेषज्ञ हैं आपसे। हम डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, अगर बात कही जाती है, क्योंकि जिस तरीके से बेहतर उपज हमें लेनी है, बेहतर बीज की बात आती है, और यहाँ भी किसानों ने जो हमें जवाब दिए, 3 जवाब हमें मिले। मैं जानना चाहूँगा इन 3 जवाब में सबसे सटीक जवाब आपको कौन सा लगता है? इन तीनों में से जो सरदार परमजीत सिंह ने जवाब दिया वो सबसे सही है, क्योंकि बीज के साथ साथ जो है वो नदीन इस फसल में ज़्यादा नुकसान करते हैं अगर उनकी रोकथाम ना की जाए। यानी जो पहला जवाब हमें मिला वो हमारे किसान कप का हकदार। मैं चाहूँगा जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए, और आप आगे आ जाइए हमारे पास, क्योंकि ये बन चुके हैं हमारे किसान कप के हकदार। बहुत बहुत बधाई आपको। बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ अभी हमने जाना कैसे हमारे किसान बेहतर उपज ले सकते हैं, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर बेहतर उपज की बात कही जाती है तो और किन बातों का ख्याल रखें हमारे किसान?
बेहतर उपज के लिए जैसे सबसे पहले हरदीप सिंह जी ने भी बताया, जसबीर सिंह जी ने भी, कि खेत की अच्छी तरह से वहाई होनी चाहिए। बीज जो है वो सबसे बड़ा रोल निभाता है इसमें। उसका जो अच्छा बीज अच्छी संस्था से लेना चाहिए। उसके बाद जो है बिजाई के समय ही जो है ये हम कर सकते हैं। उसके बाद बोने के समय हमें नदीन नाशक जो है वो पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी समस्या पंजाब में ऐसी है कि जो नदीन नाशक हम बीज उपज के बाद यूज़ करते हैं उनसे वो मरता नहीं है, बहुत समस्या है। इसके लिए हम कहते हैं कि पहले ही जब बिजाई के 24 घंटे के अंदर अंदर ही आप नदीन नाशक जो पेंडिमेथिलिन नाम की दवाई आती है उसका इस्तेमाल कर रही, उससे जो है काफ़ी हद तक जो है नदीन की जो समस्या है इस फसल में से वो काबू में रहती है और जो उपज बेहतर हो जाती है। चलिए बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से उपज बेहतर हो सकती है, ये ना सिर्फ हमारे किसान भाइयों ने भी बताया बल्कि उनके जवाब को पूरा किया हमारे विशेषज्ञों ने। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद तमाम किसानों से। सरसों की अगर हम बात करते हैं तो सरसों की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट कौन से और उनकी रोकथाम कैसे की जाए? सोच में है थोड़ा सा हमारे किसान भाई, ऐसा नहीं कि इनको जानकारी नहीं, जानकारी पूरी हमारे किसानों को। हाथ आप खड़ा कर सकते हैं, सरसों की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट और उनकी रोकथाम। चलिए, जो पहली पंक्ति में बैठे हैं देखिए वो हर बार हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इस बार मैं पीछे जाना चाहूँगा, आपके पास जरूर लौट कर आऊँगा। किसानों में देखिए इतना उत्साह है, वो अब सीट से खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा पीछे चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं जो किसान है उनको कितनी जानकारी यहाँ पर है। जी ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਆਤ। जी ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਸਰੋਂ ਦਾ। तेला ਹਾਂਜੀ, ਤੇਲੇ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਆਪਾਂ 2 ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ जी ਹਾਂਜੀ। ਤੇਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜੀ। तेला प्रमुख ਹਾਂਜੀ ਤੇਲਾ। जी चलिए बिल्कुल, ये एक बैठ सकते हैं आप, एक जवाब ये मिला। और एक और हाथ खड़ा किया गया था, लगातार ये हमें यहाँ जवाब दे रहे हैं। हालांकि और भी किसान हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास भी हम चलेंगे, कुछ कहना चाहते हैं, क्या वो है जवाब हमें मिल पाता है नहीं, ये हम कोशिश कर लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, आप जवाब देना चाहेंगे हमें कुछ? दादा जी दसो। कौन से प्रमुख कीट हैं सरसों की फसल के? ਆਹੀ ਤੇਲੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਹ ਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ। जी, उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? ਉਹ ਤੇਲੇ ਦੀ ਸਪਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦੋ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਸਪਰੇ ਵੀ ਘੱਟੇ ਆ, जी ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ बस। ऐसे रोकथाम हो जाएगी। हाँ जी चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। देखिए जो किसान है जानते ज़रूर हैं, लेकिन हाथ जो है वो सभी ने खड़ा नहीं किया। एक और जवाब ले लेते हैं, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪਵਾਤ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। जी ਸਰੋਂ ਤੇ ਤੇਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ जी ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਕੱਢਦੀ ਆ ਸਰੋਂ, ਹਨਾ, हम्म ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਟਾਰਾ ਹੋ ਗਈ जी ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆ ਸਰੋਂ जो ਆਪਾਂ। कृषि वैज्ञानिक सलाह देते हैं हमारे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ जी ठीक है। चलिए बिल्कुल, उनकी सलाह के आधार पर ही हमें छिड़काव करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी समस्या है उसका निदान हो सके। तो ये जवाब मिला। अब रुक करते हैं हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर बात की जाती है सरसों की, और जैसा हमने यहाँ जवाब इनसे लिया, तो किस तरीके से कौन से और प्रमुख कीट हैं? और सबसे पहले शायद हमारे जो किसान भाई हैं वो जानना चाह रहे हैं कि इनमें से इस बार कौन है हमारे किसान कप का हकदार? इस बार सरदार हरदीप सिंह जी हैं, उन्होंने सही जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने एक कीटनाशक का भी नाम लिया है कि कौन सी दवाई जो है कीटनाशक है हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी रोकथाम के लिए। तो जोरदार तालियां बजा दीजिए हरदीप जी के लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास आगे, और ये बन चुके हैं हमारे किसान क्लब के हकदार। बहुत बहुत बधाई, आप बैठ सकते हैं आप। जी तो देखिए 2 सवाल अभी तक हम पूछ चुके हैं, जवाब हमें मिला। यहाँ आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमारे किसानों ने तो जवाब दिया, लेकिन सभी किसान भाइयों के हमें हाथ जो है वो उठे नज़र नहीं आए। आपसे जानना चाहेंगे कितनी जानकारी किसानों को होती है, और ख़ासतौर से कृषि विज्ञान केंद्र की अगर बात की जाए, कितनी जानकारी लगातार किसानों को दी जा रही है वहाँ से? कृषि विज्ञान केंद्र जो है उसका जो मेन मोटिव है वो है कि समय समय पर जो भी क्रॉप है उसके लिए उनको ट्रेन करना, उनकी सारी बिजाई से लेकर कटाई तक जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करना सारी। जैसे इन सरसों की बात की हमने, सरसों में पंजाब कंडीशंस में ज़्यादा जो है वो जो ये तेला बोलते हैं, एक्चुअली वो होता है चेपा, उसको साइंटिफिकली चेपा बोलते हैं। वो उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा आती है।
और कोई इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है इस क्रॉप में। और इसके जैसे इन्होंने बोला कि एक्टारा रिकमेंडेड है, और उसके साथ एक इंसेक्टिसाइड कीटनाशक और है, रोगर है, उसके भी रिजल्ट्स जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। उनका एक स्प्रे से और कर सकते हैं हम उनकी। और मैं किसान भी भाइयों को ये भी बताना चाहूँगी कि जो हम करते हैं कीटनाशक, उनके लिए पानी की जो है वो 80 से 100 लीटर पानी ही लगता है, वो ज़रूर लगाएं उनका अच्छे तरीके से समाधान करने के लिए। क्योंकि अगर हम पानी कम लगाते हैं तो जो दवाई हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका काम करने की विधि जो है वो पूरे तरीके से पूरी नहीं होती, तो असर जो है वो कम रह जाता है जी। इसलिए सही समय पर, जैसे अभी ये जो सीज़न चल रहा है इस समय इसका जो अटैक होता है, तो किसान भाइयों को विनती है कि अपने खेतों में जाएं, जहाँ सरसों बोइए, सर्वेक्षण करें, और जहाँ भी शुरुआत में इसका जो कंट्रोल हो जाए तो ये बहुत अच्छा रहता है। अगर अगर बढ़ सरदार जाए तभी होगा अगर शुरुआत में इसकी रोकथाम हमारे बिल्कुल, किसान इसके कर लें। शुरुआत में ही जी। रोकथाम कर ली जाए तो अच्छा, खर्चा भी कम होगा और जो नतीजा है वो भी अच्छे आएंगे। बिल्कुल अच्छे परिणाम हमारे सामने आ सकेंगे और खासतौर से जो लागत है हमारे किसानों की वो भी कम हो सकेगी। तो 2 सवाल अभी तक हम यहाँ पूछ चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले पायदान पर, यानी अगले सवाल पर। और यहाँ मौजूद जो हमारे किसान हैं उनसे अगला सवाल मेरा यही है। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अभी जिक्र हुआ पानी को लेकर भी, यहाँ थोड़ा सा जिक्र हुआ फसल के लिए, अगर हम पानी के प्रबंधन की बात करते हैं, या अगर हम आसान शब्दों में कहें कि अगर हमें पानी की बचत करनी है तो कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है या अच्छी मानी जाती है सिंचाई के लिए? धीरे धीरे हमारे जो किसान हैं उनके हाथ नजर आ रहे हैं। अगर हमें सिंचाई करनी है पानी की बचत के लिए, कौन सी विधि है सिंचाई करने के लिए जिसमें पानी की बचत की जा सकती है? सोच के थोड़ा सा हमारे जो किसान हैं वो यहाँ जवाब दे रहे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं और थोड़ा सा पीछे चलने की। उनके पास हम चलेंगे, जानेंगे उनसे, क्योंकि खासतौर से कुछ युवा जो हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पास भी हम ज़रूर आएंगे। देखिए, पहले से ये किसान कप जीत चुके हैं और भी उम्मीद में है, लेकिन कुछ युवा हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी, अगर हम बात करते हैं पानी को बचाने की। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम जसकीरत सिंह, पिंड पवात, जी। जिला लुधियाना। जसकीरत जी, अगर फसलों की अगर हम बात करते हैं, हम चाहते हैं कि पानी की बचत हो, तो किस तरीके से सिंचाई की जाए? ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ड्रिप सिस्टम। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ जी। ਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਫਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਆ, इस विधि को यानी अपना सकते हैं। ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। चलिए, बिल्कुल। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ, जी, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। यानी किसानों की मदद भी की जा रही है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ आपसे हम पूछना चाहेंगे, जवाब आपको पता था, हाथ नहीं खड़ा किया आपने। मैं थोड़ा शशोपंज सीखा लेकिन थोड़ा मुस्कुराहट में जवाब जरूर आया। बैठ सकते हैं आप। और एक और जवाब जो है वो हम लेने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कुछ और युवा भी हैं यहाँ मौजूद, और ये बेहद ज़रूरी कि जो हमारे युवा हैं वो इस बात को समझे, अगर हमें पानी की बचत करनी है, पानी का बचाव करना है, तो उसके लिए कौन सी विधि महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, पहले नाम बता दीजिए अपना। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਪੌਤਾ ਜੀ। जी। ਮੈਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ, 12 ਸਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਫੁਆਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਪੂਰਾ, जी। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਫੁਆਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ, ਟਾਇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ। जी। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੋਟਰ ਖੜ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਗਈ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। जी, यानी अच्छे से पानी पहुँचे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਖੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ 'ਚ ਘੱਟ ਖੜ ਗਿਆ। जी, चलिए, बिल्कुल कोई समस्या यानी नहीं आएगी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो इन्होंने बताया, देखिए किस तरीके से सिंचाई है वो की जा रही है, और ये बेहद ज़रूरी कि जो हमारे किसान हैं उनको जानकारी हो। और आप देख भी सकते हैं, दोनों ने हमें यहाँ बताया कि आप देख सकते हैं किस तरीके से फव्वारा विधि की अगर बात की जाए, वो लगातार सिंचाई की जा रही है, स्प्रिंकलर सिस्टम जिसे कहते हैं, ड्रिप का भी यहाँ जिक्र किया गया। और वाकई जो पंजाब है कुछ मायनों में इसलिए भी हमें आगे नज़र आता है क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं इसको आगे लेकर जा रहे हैं, और जो उन्नत विधियाँ हैं सिंचाई की वो लगातार यहाँ अपनाई जाती हैं, जिससे पानी की भी बचत हो और उनकी लागत भी कम हो सके। सिर्फ 2 ही जवाब जो हैं हमें मिल पाए हैं, और अब सीधा रुख करते हैं, हमारे जो विशेषज्ञ यहाँ मौजूद हैं आपसे हम यहाँ जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर बात कही जाती है, चलिए एक जवाब जो है और हम यहाँ ले लेते हैं, हालांकि वो पहले से ही किसान कप के हकदार तो बन ही चुके हैं। मैं चाहूँगा खड़े हो जाएं। जी। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫੁਆਰਾ ਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾ। ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ 25% ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਜਾਨੀ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। जी, चलिए देखिए अपनी राय बता रहे हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप, और काफ़ी अच्छी राय इनकी भी रही और जवाब भी बहुत खूबसूरत मिला इनकी तरफ से। अब हमारे जो विशेषज्ञ आपसे से जानना चाहेंगे हम, जो 3 जवाब मिले हैं आपको, इनमें कौन नज़र आता है हमारे किसान कप का हकदार?
जैसे कि परमजीत जी ने बताया है जी। कि इन्होंने ड्रिप और स्प्रिंकलर के बारे में और साथ में जो लेज़र किराए के बारे में बताया है, तो उससे भी 25 से 30% वाकई में बचत होती है। जी। तो जवाब तो इनका सही है। जैसे इन्होंने कहा कि दूसरों को इनाम देना चाहिए, जी। तो ये इनका लेकिन आपसे हम बड़प्पन है। जानना चाहेंगे क्योंकि तमाम दर्शक जो है हमारे वो भी थोड़ा सा सोच रहे होंगे इस वक्त कि कौन बनेगा यहाँ पर हमारे किसान कप का हकदार। अगर आप हमें बता पाएं कि कौन है इस बार हकदार। तो मेरी तरफ से तो परमजीत जी ने जो जवाब दिए हैं दो, जी। तो वो वही हकदार हैं इस कप चलिए के। बिल्कुल जोरदार तालियां बजा दीजिए परमजीत जी के लिए, क्योंकि जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनकी राय में वही हैं हमारे किसान कप के हकदार। मैं चाहूँगा आप आ जाइए हमारे पास आगे, और यहाँ क्योंकि जो जानकारी है वो लगातार किसानों को है। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। जी बहुत बहुत बधाई आपको, बैठ सकते हैं आप जाकर। तो हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हमें पानी की बचत करनी है कैसे हम कर सकते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, जो किसानों ने जवाब तो दिया हमें, लेकिन फिर भी हमने देखा कुछ जानकारी की कमी हमें नज़र आती है। हालांकि शायद संकोच भी कुछ रहता है किसानों को, लेकिन और किस तरीके से जानकारी दी जा रही है किसानों को जो हमारी नई सिंचाई पद्धतियाँ हैं उनके बारे में। देखिए, जो पंजाब में जो दो मुख्य फसलें हैं, एक तो धान है, एक गेहूं है। और धान हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पानी कंजम्पशन जो धान में ही होता है। तो सबसे पहले धान की बिजाई करने से पहले हमें लेज़र लेवलर से खेत को लेवल कर लेना चाहिए, जिससे कि तकरीबन 25 से 30% पानी की बचत हो जाती है। और उसके बाद हमें एक जो हम रोटरी पडलिंग करते हैं, जिसको हम कद्दू कहते हैं, तो कद्दू की तरफ ना जाते हुए अगर हम बासमती और राइस की सीधी बिजाई करें तो उससे तकरीबन 35 से 40% पानी की बचत की जा सकती है। इसके बाद अगर हम गेहूं की बात करें तो उसमें हम बेड प्लांटिंग से बेड के ऊपर जो हम गेहूं की बिजाई कर सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी पानी की बचत हो सकती है और जो पैदावार है वो सेम ही रहती है। तो इसके अलावा मैं ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर है, और इस तरीके से हम जो और भी विधियां हैं कई, तो जिसके प्रयोग से हम पानी की बचत कर सकते हैं और सही यूटिलाइज इसका कर सकते हैं। बिल्कुल, वाकई देखिए तमाम विधियां हैं जिनकी बदौलत हम पानी की बचत कर सकते हैं। और ये सिर्फ हमारे जो किसान हैं, ना सिर्फ उनको जानना होगा, बल्कि तमाम जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि किस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं और अपनी लागत को कम कर सकते हैं। आगे भी कुछ आपसे जुड़े जो सवाल हैं वो इसमें हम पूछेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए किसान प्रश्न मंच। सुंदर रूप रंग आकार दे, स्वप्न करें साकार। स्वच्छ रख पंचतत्व को, धरा का करे विकास। देखिए प्रकृति की ओर, हर गुरुवार सुबह 9:30 पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत किसान प्रश्न मंच में। जैसा हमने आपको बताया, हम पहुंचे हुए हैं पंजाब के लुधियाना में, और ये गांव है पवा, जहां पे लगातार हमारे किसान हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। साथ ही उस जवाब को पूरा करने के लिए हमारे जो विशेषज्ञ हैं ना सिर्फ जानकारी को पूरा कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर कौन है किसान कप के हकदार वो भी आप देख पा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद अधिकतर जो किसान हैं उनके हाथ जो है मेरे को ऊपर नजर आएंगे, यानी जो हाथ है वो उठते हुए नजर आएंगे। अगला सवाल यही है, अगर गेहूँ की फसल की हम बात करते हैं, जिसको कनक आप लोग कहते हैं, गेहूं में अगर मैग्नीज की कमी है तो उसके लक्षण क्या है और उसको दूर कैसे किया जा सकता है। एक हाथ जो है देखिए वो यहाँ पहले ही उठ चुका है। सवाल एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, अगर पीछे तक आवाज़ ना पहुंची हो। गेहूं में मैग्नीज की कमी को दूर कैसे कर सकते हैं और उसके लक्षण क्या है, कैसे हमें पता चलता है कि अब गेहूं की फसल में मैग्नीज की कमी है। एक हाथ फिलहाल खड़ा हुआ है, पहले यहाँ जवाब लेते हैं, फिर कोशिश करेंगे पीछे भी जाने की, वहाँ लोगों से जानने की हम कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ जी। नाम बता दीजिए पहले अपना। मैं इंद्रजीत सिंह पिंड पवार तो ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲ रहा हूँ जी। इंद्रजीत जी, गेहूं ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, पत्ते पीले पड़ने लगते ਪੱਤੇ ਪੀਲੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਗਨੀਸ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ 2 ਸਪਰੇਆਂ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੇਤਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਆ जी।
तो 2 स्प्रे करके वो समस्या दूर हो हाँ सकती है। दूर हो जाती है। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो इन्होंने बताया, देखिए किस तरीके से जो मैग्नीज़ की कमी है उसका लक्षण आप भांप सकते हैं, उसके बाद उस कमी को दूर भी हम कर सकते हैं। और कोई आप में से चलिए एक जवाब जो है वो हम पहले पीछे चलते हैं, एक युवा हैं, उन्होंने हाथ खड़ा किया है, उनके पास चलते हैं, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। जी अपना नाम बता दीजिए पहले। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ जी ਪਿੰਡ ਪਵਾਤ। जी ਮੈਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹਲਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। हम्म ਮੈਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ जी ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ हम्म। ਵੀ ਕੀ ਹੋਗਾ। यानी पहले हम जो मिट्टी है उसकी भी जांच करा सकते हैं। उसकी जांच करा सकते हैं जी। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। 2 जवाब अभी तक हमें यहाँ मिल चुके हैं, एक और जवाब जो है शायद वो यहाँ किसान देना चाह रहे हैं, उनसे भी हम जवाब ले लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी ਹਾਂਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੌਤ ਜੀ। जी ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਵੱਧ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਕਣਕ ਪੀਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਆਧਾਰ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਹ ਡੱਬੇ ਪਾਏ ਆ, जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕਮੀ ਹੈ। चलिए बिल्कुल, ये हमें बता रहे हैं कि कमी इनको क्या नज़र है और कैसे इन्होंने समाधान किया। लेकिन लगातार हम यही कहते हैं जो हमारे विशेषज्ञ यानी जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो सलाह देते हैं हमारे किसानों को, वो ज़रूर माननी चाहिए। और हम भी अब रुख करते हैं जो हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे जो हमें जवाब मिले हैं इनमें कौन आपको लगता है कि किसान कब का हकदार है। इंद्रजीत सिंह जी जो सब तो पहला जिन्होंने जवाब दिया वो सही जवाब था उनका बिल्कुल कि कैसे आती है जी, यानी ये हमारे किसान कब के हकदार हैं। बिल्कुल जोरदार तालियां बजा दीजिए इंद्रजीत जी के लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं थोड़ा हमारे पास आगे, क्योंकि ये भी बन चुके हैं किसान कब के हकदार। तालियां ज़रूर बजा दीजिए इनके लिए। बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ हमने बात की मैग्नीज़ की कमी की, आपसे हम जानना चाहेंगे जो बाकी किसान भाई हैं जानकारी उनको भी है, लेकिन तमाम क्योंकि गेहूं जो है एक हमारी प्रमुख खाद्यान्न फसल है और उसमें ज़रा सी भी कुछ समस्या आई तो कहीं ना कहीं उत्पादन पर उसका असर पड़ता है। कैसे इस समस्या को हमारे किसान दूर कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगी किसान भाइयों को कि मैग्नीज़ की जो कमी है वो ज़्यादातर जहाँ पे रेतली, जैसे इन्होंने बताया कि रेतली ज़मीन जो होती है उसमें आती है। और इसके लक्षण है कि जो बीच वाली जो नाड़ियाँ हैं उनके बीच जो जगह होती है वो पीली पड़ती है। और जो पौधा है, पौधे के जो बीच वाले पत्ते होते हैं, ना तो ऊपर वाले पत्ते पीले पड़ते हैं ना नीचे वाले, जो बीच वाले पत्ते हैं सबसे पहले उनके ऊपर जो है वो धारियाँ पड़ती हैं। पहले पीले रंग की होती है, फिर वो पूरे पत्ते पे बन जाती हैं। पहले गोल गोल धब्बे बनते हैं, फिर वो पूरी धारियाँ बन जाती हैं। तो इसके लिए कि ज़्यादातर ये हमें दिखाई देती है जब हम पहला पानी लगाते हैं। पहले पानी के लगाने के बाद ही ये घाट जो कमी है इसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, तब आप सर्वेक्षण करें। और इसका जो है कि किससे समाधान करना है वो है मैग्नीज सल्फेट 0.5%। 0.5% का आप कह सकते हो कि आधा किलो मैग्नीज सल्फेट जो मार्केट से मिलता है उसको 100 लीटर पानी के घोल में हमने घोल के उसका घोल बना के पहले बाहर घोल बनाना है, फिर उसका जो छिड़काव करना है। तो छिड़काव जो करना है वो उस समय जब पहला पानी देते हैं कनक को, गेहूं को, तब मौसम जो है वो ज़्यादा क्लियर नहीं होता, आसमान में बादल बने रहते हैं। तो कोशिश करें कि जिस दिन साफ़ धूप निकली हो, मौसम बिल्कुल साफ़ हो, हवा कि जो है वो गति बहुत कम हो, उसका छिड़काव उस समय करें, दोपहर के समय करें, जो ओस है वो उतर गई हो पौधों से, तो तभी इसका जो है वो हमें फ़ायदा होगा। और ये निर्भर करता है कि कितनी कमी है। अगर तो कम है तो मतलब इसके हम कहते हैं 4 छिड़काव करें, हफ्ते के वक्फे पे 4 छिड़काव करें, जो ये हमारे झाड़ के में कमी का कारण ना बने। जी बिल्कुल, तो इस बात का देखिए हमारे जो तमाम किसान हैं उनको ख्याल भी रखना होगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमारी जो फसल है उसमें हम देखते हैं कि जो कीट या बीमारी का भी प्रकोप होता है, तो अगला सवाल मेरा इसी को लेकर है। अगर गेहूं की हम बात करते हैं तो गेहूं की फसल में कौन से कीट हैं जिनका प्रकोप हमें देखने को मिलता है और कौन सी बीमारियाँ हैं। चलिए पीछे से एक बार फिर हम जाएंगे, एक युवा किसान है जिन्होंने हाथ उनका ऊपर मेरे को नज़र आ रहा है, उनके पास हम चलते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कौन से प्रमुख कीट हैं। अगर गेहूं की बात की जाती है, प्रमुख फसल हमारी, और उसमें ये ज़रूरी कि कोई भी समस्या ना हो, उसका उत्पादन अच्छा मिल सके और हमारे किसान को मुनाफा हो। जी हाँ जी, मैं शरणजीत ਸਿੰਘ ਮਾਨ जी। पीली कुंडी की समस्या आਉਂਦੀ है जी, ये तो गिल्ट की स्प्रे करनी चाहिए। गिल्ट की स्प्रे, हाँ जी। जी। और कोई किसी कीट या बीमारी का खतरा? और कोई खतरा नहीं, बस ये 2 ही बीमारियाँ रोकथाम हो जाती है। इन 2 का ही है। हाँ जी। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। इन्होंने बताया, और कोई आप में से हमें बताना चाहेगा? गेहूं की हम यहाँ बात कर रहे हैं। चलिए एक और देखिए किसान है पीछे बैठे हैं, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा इधर आ जाएं हमारे पास। जी नाम बता दीजिए। मेजर सिंह जी, जी पिंड पौता जी।
ਇਹਨੂੰ ਪੀਲੀ ਪੁੰਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲਾਸਟ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ पीली मूंगी और तेला। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇਲੇ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਔਰ ਪੀਲੀ ਪੁੰਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ चलिए टाइम से यही चलिए। दो बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए एक और जवाब हमें मिला और कोशिश हम यही कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा जवाब जो है वो मिल पाएँ। कुछ और भी किसान हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे थे। आप में से कोई बता पाएगा कौन से प्रमुख जो रोग हैं और वो है, बता पाएंगे आप हमें? चलिए एक संकोच है शायद जो किसान हैं हमारे, हालांकि जो आप पंजाब में आएंगे तो बड़ा हरफन मौला माहौल जो है वो आपको देखने को मिलता है, लेकिन जब बात जानकारी की हो तो यहाँ पर थोड़ा सा अभाव हमें नज़र आ रहा है। जो किसान हैं वो लगातार हाथ यहाँ उनके उठे हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर बात की जाती है जैसे हमने पूछा कि प्रमुख बीमारियों की बात की जाए, कीटों की बात की जाए, 2 जवाब हमें मिले हैं। कौन है इस बार हमारे किसान कप का हकदार? जो जिन्होंने 2 नंबर पे जवाब दिया, नाम उनका मुझे नेत्र सिंह बोला शायद उन्होंने, पीछे जो थे। हाँ, उनका सही जवाब था। तेला और पीली कुंगी जो इस समय पे इन गेहूं की फसल पे जो ज़्यादा हमला इन दोनों का हो सकता है। चलिए बिल्कुल, यानी इस बार जो दूसरे नंबर पर हमें जवाब दिया था वो जवाब हमारे विशेषज्ञों की नज़र में एक सही जवाब। मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। आप आ जाइए हमारे पास आगे, देखिए तालियां ज़रूर बजा दीजिए। पीछे बैठे थे लेकिन फिर भी इनकी तरफ से जो जवाब आया वो एक सही जवाब लगा हमारे विशेषज्ञों का। बहुत बहुत बधाई आपको किसान कप जीतने पर। बैठ सकते हैं आप पीछे। तो यहाँ पर आपने देखा कितनी जानकारी हमारे किसानों के है और वो बता रहे हैं कि अगर कौन सा कीट है, कौन सी बीमारी, उसके लिए क्या करना चाहिए। पूरी जानकारी किसानों को आपसे हम जानना चाहेंगे, और क्योंकि कुछ और भी यहाँ जो किसान हैं वो भी शायद ये जानना चाह रहे होंगे, साथ ही हमारे दर्शक भी, कौन से प्रमुख कीट हैं जो गेहूँ की फसल पर उनका प्रकोप होता है और कौन सी बीमारियाँ। इस समय जो गेहूं की फसल है उस पे जो है वो चेपे का ज़्यादा हमला होता है, जिसको ये आम जो लोकल लैंग्वेज में किसान भाई है वो तेला बोल देते हैं। तो इसके लिए जो स्प्रे हमने बोली है वो एक्टारा है, पर इसकी जो जैसे सरसों में उसकी डबल डोज होती है उसमें 40 ग्राम डालते हैं, गेहूं में हम जो है वो इसकी डोज़ कम करते हैं, 20 ग्राम जो है वो सिफारिश की जाती है। और इसका जो है कि 40% जब हमें लगे कि 40 भुट्टो जो पौधे हैं उनके ऊपर हमें इसका हमला नज़र आए तभी हमें इसकी स्प्रे कर देनी चाहिए। तो इसके लिए एक तो है एक्टारा, वो हम 40 ग्राम बोलते हैं, दूसरी है रोगर, वो हम 150 ml बोलते हैं कि वो जो दवाइयाँ हैं कीटनाशक हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी रोकथाम के लिए मैं फिर से किसान भाइयों को बेनती करूंगी कि जब भी हमें इसका हमला दिखाई दे, आप इस समय पर इसका हमला बहुत ज़्यादा होता है, तो जब भी हमें ये दिखाई दे सर्वेक्षण करते रहना चाहिए। जब भी हमें आप खेत को हिस्सों में बांट लें, अगर 40 से ज़्यादा पौधों पे हमें इसका हमला दिखाई दे तो हमें इसकी स्प्रे उसी वक्त कर देनी चाहिए। और पानी जो है वो कम नहीं लगाना, हमने पानी 80 से 100 लीटर ही लगाना है। चलिए बिल्कुल, तो ये मात्रा का देखिए जो ख्याल है ये रखना बेहद ज़रूरी, और तमाम सावधानी जो है वो हमारे किसान भाइयों को रखनी होगी जिससे बेहतर उपज हो सके। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ मौजूद किसान भाइयों से। कृषि वानिकी की अगर हम बात करते हैं तो कृषि वानिकी के लिए कौन कौन से वृक्ष जो हैं हमें लगाने चाहिए और इनकी किस्में कौन कौन सी हैं। हाथ आप खड़ा कर सकते हैं। कृषि वानिकी के लिए अगर हमें वृक्ष लगाने हैं, कौन कौन से वृक्ष लगाने चाहिए और इनकी किस्में कौन कौन सी हैं। चलिए एक बार फिर से जो पहली पंक्ति में बैठे हैं इनका हाथ यहाँ उठा हुआ नज़र आ रहा है, इनसे जवाब लेते हैं, फिर थोड़ा सा पीछे चलेंगे, वहाँ भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं जी। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਪਰ ਰੋਡ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਤੇ ਸਫੈਦਾ ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਲਾਉਣੇ ਜਾने लार्ज स्केल ਤੇ ਇਹੀ तो लगते हैं, बड़े पैमाने पर यही। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो इन्होंने हमें बताया कौन कौन से जो वृक्ष हैं वो लगाने चाहिए। पीछे से एक युवा है लगातार हमें जवाब दे रहे हैं, देखते हैं इस बार उनका जो जवाब है क्या आता है, क्या उनको किसान कप का हकदार बना पाता है या नहीं। जी ਮੈਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ। जी ਪੌਦੇ ਲਾਉਣੇ ਜੀ ਪਪੂਲਰ ਸਫੈਦਾ जी ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ G1 G2 G48 जी ਵਧੀਆ ਉਪਜ यानी ਹੁੰਦੀ अच्छी उपज रहती है इनकी। उस हाँ बढ़िया पौधा बढ़ता है। चलिए बढ़वार अच्छी होती है यानी हाँ जी हाँ जी बहुत बढ़िया बढ़वार होती है इसकी। चलिए बिल्कुल, तो यहाँ बैठ सकते हैं आप। 2 जवाब जो है वो अभी तक हमें मिले हैं, और कोई आप में से बताना चाहेगा अगर हम बात करते हैं कृषि वानिकी की कौन से वृक्ष लगाने चाहिए। जो किसान भाई हैं देखिए संकोच यहाँ ज़रूर नज़र आ रहा है, हालांकि पहली पंक्ति से लगातार हाथ जो है वो आपको उठते हुए नज़र आ रहे होंगे। एक जवाब फिर भी हम यहाँ लेते हैं, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ। मेरा नाम हरदीप सिंह मान, मैं पिंड पौत तो
ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੈਨੋਲ ਸਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, G48 ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਮਰੂਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਪਾੜ ਵਾਲੇ लगा सकते जिथे पानी का हैगा वा जी। हाँ जी, चलिए बिल्कुल, ये देखिए 3 जवाब जो हैं हमें यहाँ मिल चुके हैं। जो विशेषज्ञ हमारे उनके पास हम चलते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे सबसे पहले जो 3 जवाब मिले हैं इनमें कौन सा सटीक जवाब जो आपको लगता है हमारे किसान कब का हकदार है? जो तीसरे नंबर पर किसान ने जवाब दिया, मैं उसको सटीक जवाब मानता हूँ जी, और इस कप के वो हकदार हैं। चलिए बिल्कुल, ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास आगे। जो जवाब इनकी तरफ से मिला वो एक सटीक जवाब हमारे विशेषज्ञ की नज़र में, और ये बनते हैं किसान कब के हकदार। ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। सोच में है किसान भाई के वाकई जो इनका जवाब है वो उसके लिए किसान कब मिल रहा है नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा तालियां ज़रूर बजा दें इनके लिए। जी, बैठ सकते हैं आप। तो कृषि वानिकी की जब बात कही जाती है और हमारे जो किसान हैं, ये भी माना जा रहा है क्योंकि सरकार की ये सोच है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जा सके, और कृषि वानिकी के ज़रिए भी किसान ये सोचते हैं कि उनकी आमदनी जो है कुछ बढ़ सके। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे और कौन से जो वृक्ष हैं वो हमारे किसान लगा सकते हैं, और खासतौर से उनकी किस्में हैं, क्योंकि बढ़वार जो है वो बेहद ज़रूरी होती है और वो किस्मों पर कहीं ना कहीं निर्भर करती है। जैसे कि विदित है कि वृक्षों का वातावरण शुद्धि के लिए, समृद्धि के लिए बहुत ही बड़ा महत्व है जी। उसको समक्ष रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। जैसे जिस गांव में हम आज बैठे हैं, इस गांव के किसान इसके पात्र हैं जी प्रशंसा के कि उन्होंने इस गांव में कृषि वानिकी को अपनाया है, चाहे वो पॉपुलर आधारित है या सफ़ेदा आधारित है। जहाँ तक प्रश्न है कि और कौन पौधे लगाए जा सकते हैं जी, कृषि वानिकी के अंतर्गत, जैसे जिसको बर्मा डेक बोलते हैं, मिलिया कंपोजिटा, उसको भी लगाया जा सकता है। इसके साथ में कुछ दूसरे पौधे जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग हैं, उपयोग किए जा सकते हैं। जैसे हम पहले गांव में आंवले का पौधा भी होता था, देसी आंवला, हरड़, बहेड़ा, इस किस्म के जो पौधे हैं आज लुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि उनकी महत्ता को हम पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हैं। नीम का पौधा, शीशम के पौधे, ये सब पौधे लगाने चाहिए, और जिससे हमें इमारती लकड़ी भी मिलती है जी, हमें उससे जो मेडिसिनल वैल्यू है वो भी मिलती है। इन पौधों को लगाने से हमें एक तो छाया मिलती है, वातावरण शुद्धि होती है, और हमारी जो वातावरण शुद्ध होने से हमारी जो तंदुरुस्ती है वो भी बरकरार रहती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है, यानी स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा असर पड़ता है जी, क्योंकि यही तो हमारी जो अशुद्ध वायु है उसको शुद्ध करते हैं जी, और साथ में हमारे को इसमें बहुत सारे लाभ देते हैं। जैसे इमारती लकड़ी है, इसके लिए हमारी पत्तियां हैं, पत्तियों से हम खाद भी बनाते हैं, पत्तियों ब्रांचेज हैं, उससे हम ईंधन का काम भी लेते हैं। ये सब जितने भी उपयोग हैं ये हमें वनों से मिलते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, तमाम फ़ायदे जो हैं वो हमारे यहाँ होते हैं, और ये जानना हमारे किसानों के लिए बेहद ज़रूरी कि किस तरीके से ना सिर्फ उनकी आमदनी जो है उसमें सुधार हो सकता है, बल्कि ये हमारी सेहत के लिए, हमारे पर्यावरण की सेहत के लिए भी बेहद ज़रूरी है। आगे भी हमारे किसानों के साथ सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत किसान प्रश्न मंच में। लगातार हमारे किसान भाई जो हैं सवालों के जवाब दे रहे हैं। संकोच थोड़ा सा यहाँ उनमें ज़रूर देखने को मिल रहा है, हालांकि जानकारी जो है कहीं अधूरी भी और कहीं पूरी भी, और उसी को पूरा कर रहे हैं हमारे विशेषज्ञ भी। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद किसानों से अगर बात कही जाती है, क्योंकि हमारे जो किसान है देखिए ना सिर्फ गेहूं की अगर बात की जाए, सरसों की बात की जाए, जानकारी उनको सारी है और यही जानकारी आगे भी उनके लिए काम आती है और इससे फ़ायदा भी उनको पहुंचता है। तो कुछ ऐसे ही सवाल और हम यहाँ पूछने जा रहे हैं अपने किसानों से। अगर धान के पुआल के प्रबंधन की हम बात करते हैं तो धान के पुआल का प्रबंधन कैसे किया जाए और ये करना क्यों ज़रूरी है? तो चलिए, कई हाथ जो हैं वो फिलहाल हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं और पहली पंक्ति से इस बार शुरू करते हैं, जानते हैं क्या जानकारी उनके पास। जी, नाम बता दीजिए अपना। मैं नरेंद्रजीत सिंह, वासी पवात, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ। ਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਫਸਟ ਆਫ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਗੁੱਜਰ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਣੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਗੁੱਜਰ ਫ੍ਰੀ ਖੇਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡ ਹੈਗੀ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੂੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਤ ਲਈਏ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ। ਇੱਕ ਜਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, बाकी सारा काम ठीक है। चलिए, बिल्कुल जलाना नहीं चाहिए, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उनका ख्याल रखना होगा। एक बार फिर और मैं अपना जो सवाल है वो दोहरा देता हूँ। अगर पराली प्रबंधन की हम बात करते हैं वो कैसे कर सकते हैं और ये करना क्यों ज़रूरी है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कि हम ज़रूरत को समझें, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। और जो किसान हैं आपकी तरफ से कोई जवाब देना चाहेगा हमें? सोच में यहाँ ज़रूर एक और जो किसान मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा इधर आ जाएँ खड़े होकर। जी जी। हाँ जी सर, मेरा नाम ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਪਵਾਤ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੇਲਰ ਨਾਲ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। वहाँ भी इस्तेमाल इसका किया जा सकता है। हाँ जी हाँ, तो ਜਾਂ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ संभाल कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल देखिए जिसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिसको हमारे किसान आग के हवाले कर देते हैं, नुकसान बहुत होता है और इसी को लेकर हमने यहाँ सवाल पूछा था। दो जवाब जो हैं वो हमें यहाँ ज़रूर मिले। हालांकि लगातार जो किसान हैं उनके हाथ उठे हुए नज़र आ रहे हैं जो पहले से हमें जवाब दे चुके हैं। एक और जवाब ले लेते हैं हम यहाँ पर। जी, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪੌਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਟਰ ਫੇਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हैप्पी सीडर ना बीज सकते हैं जी। बस चलिए, बिल्कुल ये जवाब जो है इनकी तरफ से आया, जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे हम जानते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कौन, ये जो जानकारी हमें मिली है इनमें कौन है किसान कब का हकदार? इस प्रश्न के जवाब 3 किसानों ने दिए और मुझे लगता है कि जो पहली रो में सरदार इंद्रजीत सिंह बैठे हैं जिन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट भाषा में इनको बता दिया कि पराली का कैसे समाधान हो सकता है। मुझे लगता है किसान कप के सबसे ज़्यादा बड़ा अधिकार उनका ही बनता है। चलिए, बिल्कुल जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास आगे, और ये बन चुके हैं हमारे किसान कप के हकदार। बहुत बहुत बधाई आपको, बैठ सकते हैं आप। तो पराली प्रबंधन जो है देखिए बेहद ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है इसकी और समझते हैं हमारे विशेषज्ञ से। डॉक्टर साहब, आपसे हम समझना चाहेंगे कैसे प्रबंधन करें इसका किसान और क्यों ज़रूरी? देखो, जैसे मेरे किसान भाइयों ने भी बताया कि आग लगाना है कोई इसका समाधान नहीं है, हमें उसको खेत में ही बांधना पड़ेगा और उसी का यूज़ करना पड़ेगा। और ये गांव का जो पावत गांव है उसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि भाई किसानों ने यहाँ पे हैप्पी सीडर काफ़ी ट्रायल भी लगाए कृषि विज्ञान केंद्र के साथ मिलके और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी रहे हैं। तो सबसे पहला तो उसका सदुपयोग यही होता है कि भाई उसको मतलब जो पुराल है उसके अंदर ही यदि हम उस मशीन के साथ यदि इसकी सोइंग कर दें तो वो एक बहुत बड़ा समाधान हो सकता है। दूसरा, मेरे एक साथी ने बताया था कि बेलर से इसकी गांठें बना के अलग किया जा सकता है और उसका सदुपयोग बाद में अलग अलग प्रबंधन किया जा सकता है। जैसे सब्जियों के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ आसपास कई सब्जियों के भी मतलब चाहे वो मटर हो चाहे आपका आलू हो, उसके अंदर भी इसका जो मल्चिंग कहते हैं पुलाव यूज़ कर सकते हैं और उससे जो पानी से भी बचत होती, पानी भी कम लगता है। नदीन और खरपतवार की जो बात हो रही थी वो भी नहीं मतलब उनका भी कंट्रोल हो जाता है। तो इसके साथ साथ कुछ किसानों ने जैसे अभी बताया कि चारे के लिए तूड़ी बना के भी उसका यूज़ कर सकते हैं और कुछ किसान जो हैं
इस गांव का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन और गांवों के अंदर किसानों ने जो मशरूम जो कल्टीवेशन है उसके अंदर भी पराली का काफ़ी यूज़ किया है। मुझे लगता है कि इस सीज़न के अंदर भी काफ़ी आग कम लगी है इस गांव के अंदर, और आने वाले समय में जो ये हमने तरीके बताए हैं और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से जो ट्रायल्स भी लगे हैं उनका अनुपालन करते हुए मुझे लगता है आने वाले समय में और ज़्यादा सदुपयोग किया जाएगा और प्रदूषण को, हमारे वातावरण को प्रदूषण से बचाया जाएगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ किसानों से। बिल्कुल, उम्मीद हमें भी यही कि जो किसान है वो अपनी एक भूमिका जो है वो यहाँ निभा सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दारोमदार अगर हम देखें किसानों पर बहुत होता है, और ये एक और जिम्मेदारी कि वो भी यहाँ पर अपनी पूरी जो भूमिका है उनकी वो दें, अपना एक योगदान दें इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अभी तक जहाँ आपने देखा कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं जो भी उपज है वहाँ खाद की आवश्यकता जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला सवाल मेरा इसी को लेकर है, जानते हैं हमारे किसानों के पास और क्या कुछ जानकारी है। गेहूं की अगर हम बात करते हैं तो गेहूं की फसल में खाद प्रबंधन कैसे अपनाना चाहिए? एक हाथ देखिए लगातार जो है मेरे ख्याल से हर एक सवाल पर हमें उठता हुआ नजर आया, इतनी जानकारी यहाँ के किसानों को। लेकिन और थोड़ा सा मैं आसान करने की कोशिश करता हूँ इस सवाल को। गेहूं की फसल की अगर हम बात करते हैं उसमें खाद जो है हमें किस तरह डालना चाहिए, या खाद प्रबंधन की हम बात यहाँ कर रहे हैं, कैसे अपनाना चाहिए? सोच में है यहाँ जो किसान हैं, जवाब उनकी तरफ से हमें इस बार नहीं मिल रहा है कोई भी। हालांकि एक हाथ जो है वो यहाँ खड़ा हुआ ज़रूर दिखा, उठा हुआ नज़र आया। उनके पास चलते हैं और उसके बाद सीधा जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अब चलिए, हाथ जो है देखिए अब धीरे धीरे जो किसान हैं उन्होंने उठा दिया है, शायद और बेहतर ढंग से सवाल को वो समझे हैं। जानते हैं उनके पास क्या जवाब मिलता है हमें। जी ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾ ਜੀ। जी गुरिंदर जी। ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਪਾਓ ਇਹ 'ਚ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਐਤਕੀ 10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਆਂ, ਦੂਆ 1.5 ਸਾਲਾ ਮਸਾਂ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਪਿਆ। ਕਣਕ ਪੂਰੀ ਟੌਪ ਦੀ ਦੂਈ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖੜੀ ਆ, अच्छी हुई है उपज, पूरी टॉप दी खड़ी है जी। चलिए, पूरी टॉप की अच्छी आप ये बता रहे हैं हमें। बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। एक जवाब जो है वो हमें यहाँ मिल चुका है। और कोई आप में से जवाब देना चाहेगा? अगर हम बात करते हैं गेहूं की फसल में खाद प्रबंधन की कैसे अपना सकते हैं हमारे किसान। चलिए, सबसे पीछे किसान है, उनकी तरफ से मेरे को हाथ नज़र आया है। मैं चाहूँगा आप इधर आ जाएँ। जी, नाम बताइए अपना। अवतार सिंह पिंड पवात तो जी अवतार जी। जी ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਦੇਸੀ ਰਿਓ ਪਵਾ ਕੇ जी ਤੇ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਏ, मैग्नीज का स्प्रे करके। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਜੈਂਕ ਜੀ ਇਹਦੀ ਰਲਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਜਿਵੇਂ 3-3 ਥੈਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। जो खाद ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है उसकी बचत हो ਉਹਦੀ सकती बचत है। हो सकती है ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਹੀ। जी हाँ स्प्रे के जरिए। हाँ जी, स्प्रे के जरिए। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप भी। इनकी तरफ से जवाब हमें मिला कि जो किसान है वो कई जो कट्टे हैं वो खाद के इस्तेमाल कर देते हैं, बल्कि अगर वो ज़रूरत देखें, अगर मैग्नीज़ की आवश्यकता है तो उसका छिड़काव कर सकते हैं और अपनी लागत को कम कर सकते हैं। इस तरह खाद प्रबंधन जो है हमारे किसान अपनाते हैं। विशेषज्ञ जो हमारे उनके पास हम चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर खाद प्रबंधन की बात कही जाए, क्योंकि इस पर भी एक अच्छी खासी लागत जो है हमारे किसानों की आती है, इस लागत को कैसे कम करें और एक सदुपयोग की अगर बात की जाती है, जो आवश्यकता है फसल की वो पूरी की जा सके। इसके अंदर जो दो किसान भाइयों ने जो जवाब दिया है मैं उनसे सहमत हूँ। सबसे पहले तो लेकिन मैं चाहूँगा सबसे पहले आप हमें बता दें, सहमत तो आप दोनों से हैं, उनमें किसान कब का मुझे लगता है कि जो तीसरी रो में किसान भाई बैठे हैं वो ज़्यादा हकदार हैं, जो पहले जिनका जवाब मिला, पहले जिनका जवाब था। चलिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास आगे। जो जवाब इन्होंने दिया वो हमारे विशेषज्ञ की नज़र में एक सही जवाब। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। बैठ सकते हैं आप। तो जवाब हमें यहाँ मिल चुका है। जी डॉक्टर साहब। जैसा कि आप जानते हैं, अच्छी फसल लेने के लिए कणक के अंदर फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, जिसको आप खाद का प्रबंधन कहते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे मेरे किसान भाई ने जिनको अवार्ड भी मिला है, कप मिला है इसके ऊपर, मैं ये सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि FYM, जिसको हम रूढ़ी खाद कहते हैं, उसका ज़रूर प्रयोग करें। 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी डोज जो है वो सिफारिश की गई है उसकी। उसके साथ साथ इस एरिया के अंदर सबसे पहले तो खाद का प्रबंधन के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है सोइल की उसकी मिट्टी की जांच करवानी। जांच करवाने से ये पता लग जाता है कि उसके अंदर क्या स्टेटस है। तो उसके बेस के ऊपर जो यहाँ की सिफारिशें हैं, यूनिवर्सिटी ने जो सिफारिश दी है, उसके अंदर नाइट्रोजन जो है यूरिया 110 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसकी 2 स्प्लिट के अंदर डालना होता है, पहली इरिगेशन के बाद और दूसरी सिंचाई के बाद डालना होता है। और जो
फास्फोरस की 50 किलो फास्फोरस की सिफारिश की गई है, जो सोइंग के टाइम मतलब डाली जाती है। और पोटास की जो बात आती है वो सोइल टेस्ट के बेस के ऊपर सिफारिश की जाती है। तो मुझे लगता है कि ये इसका इंटीग्रेटेड प्रयोग किया जाए तो ज़्यादा मतलब हमारे खर्चे भी बचाए जा सकते हैं। और जो मिट्टी का जो प्रशिक्षण है उसके बेस के ऊपर यदि हम फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करें तो उसके अंदर हम हमारी पैसे भी बचा सकते हैं, अच्छी तरह से उपयोग करें। बिल्कुल बेहतर ढंग से जो लागत है हमारी उसकी हम बचत कर सकते हैं और जो खर्च है हमारा देखिए वो कम हो सकता है अगर हमारे किसानों के पास सही जानकारी है। और वही जानकारी ना सिर्फ इस मंच के ज़रिए बल्कि जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं लगातार वो देते हैं हमारे किसानों को, जिससे उनकी लागत कम और ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हमारे किसानों को मिल सके। जो सवाल जवाब हैं वो अभी तक आपने देखे और अब यहाँ मैं आप सभी को मौका दे रहा हूँ, अगर आपकी कुछ समस्या है तो आप हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, वो आज आपके सामने हैं, आप उनके साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है मैं आपके पास पहुँचूंगा, क्योंकि ये मंच किसानों का है जिसका नाम किसान प्रश्न मंच है, इसलिए मौका हम यहाँ किसानों को देते हैं कि वो हमारे जो विशेषज्ञ हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उनसे कुछ सवाल पूछ सकें, अपनी समस्या को साझा कर सकें। जी डॉक्टर साहब, मेरी सारे नालों पहला मैं नरेंद्रजीत सिंह वासी प्रभात बोल रहा जी। डॉक्टर साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਫਸਲ ਟੋਟਲੀ ਹੀ 100% 80-90% ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀੜਾ ਕੈਸਾ ਕੀੜਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਅਮਰੂਦ ਗਲ ਗਏ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ 10-15% ਫਸਲ ਮਸਾਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਰੇ ਦੋਨੇ ਫਸਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੂਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਅੰਬ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਫਰੂਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਬੂਟੇ, ਜਾਮਣ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਟਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਾਫਟਡ ਆ ਜਾਵੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੱਤ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਸਟਲੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ प्लीज़। चलिए बिल्कुल, यहाँ कुछ समस्या है जो हमारी निकल कर आई, मैं चाहूँगा अगर डॉक्टर साहब आपकी तरफ से जवाब आए। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਰਸਾਤੀ ਅਮਰੂਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਦੂ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛਿੜਕਾਅ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਹੈ, ਮੱਖੀ ਨੇ ਡਸ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ PAU ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ यूनिवर्सिटी ਵੱਲੋਂ की तरफ से फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो है वो एक बॉटल की है, उसमें केमिकल होता है, वो इसकी रोकथाम के लिए हम सिफारिश करते हैं। पर उसका लगाने का समय है जब फल पड़ने से पहले, जब फूल पड़ते हैं, जब फूल पे आती है फसल हमारी अमरूद की, तब इसको लगाना है। वो समय है अप्रैल में। अप्रैल के महीने में हमें वो जो कृषि विज्ञान केंद्र समराला है वहाँ से भी ये मिल जाती है ट्रैप, नहीं तो आप यूनिवर्सिटी के जो है फल विभाग है उससे संपर्क कर ले, वहाँ से आपको मिल जाती है। इसका सिर्फ जो अमरूद की फसल का इस जो मक्खी का समाधान सिर्फ और सिर्फ वो फ्रूट फ्लाई ट्रैप से ही हो जाता है। और आपने जो दूसरा पूछा है कि आम की फसल में, आम में जो दो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, एक तो गुच्छे से बन जाते हैं, ठीक है, और एक उस पर वो भी डस्ट के जो वो है वो बैक्टीरिया होता है, उसका जो है NNA जो केमिकल होता है उससे हम उसका छिड़काव करके, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, उसका हम उससे उसका समाधान कर सकते हैं। आप समय से वो भी होता है जब फल पड़ने से पहले ही उसका स्प्रे करना पड़ता है। आप उसका जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र में यहाँ समराला में है मैडम, उनसे आप फ़ोन पे पूछ सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा उसके आप समाधान सब, क्योंकि फलों में ज़्यादातर समस्या जो है वो पहले ही कंट्रोल की जाती है जी, क्योंकि पौधा है ऊंचा होता है, स्प्रे करना मुश्किल हो जाती है, उसके जितने भी हैं हम पहले समाधान कर लें तो हमें अच्छे नतीजे मिलते हैं। बिल्कुल, पहले से ही अगर समाधान हम करेंगे
तो नतीजे अच्छे मिल सकते हैं। ग्राफ्टेड कटल ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਰਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨਵੀਂ ग्राफ्टेड किस्म ही आएगी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ जो है परिणाम अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल, लगातार नए नए अनुसंधान और जो शोध हैं देखिए वो हमारे कृषि वैज्ञानिक लगे हुए हैं सिर्फ किसान हितों के लिए, यानी जो हमारे किसान हैं उनको कुछ मदद मिल सके, फ़ायदा उनको हो सके। आप भी और कोई पूछना चाहेगा आप में से कोई सवाल हमारे जो वैज्ञानिक हैं यहाँ पर? जी चलिए, एक और जो सवाल है वो हम यहाँ ले लेते हैं। जी ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਮੈਡਮ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦੀ, ਤੇ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। जी बिल्कुल, बहुत ही सही प्रश्न आपने पूछा परमजीत जी। इस समय जो ये मौसम चल रहा है, इस समय की थोड़ी सी ठंड है, धूप भी है, बहुत ही पीली कुंगी के हमले के लिए अच्छा मौसम होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसके लिए सबसे पहले जो है रोज़ जो है हमने अपने सर्वेक्षण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको जब भी ये शुरुआत होती है तभी हम इसकी रोकथाम कर लें तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसकी जो पहचान है, एक तो ज़्यादातर किसान मैग्नीज़ की जो कमी के लक्षण होते हैं उनसे सुमेल खाने की वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद तभी आ गई, पर इसके सबसे पहली निशानी है इसके ऊपर हल्दी जैसा पाउडर जो रहता है, पत्तों के पीले होने के साथ साथ हल्दी जैसा पाउडर भी आपको पत्तों पे दिखाई देगा, और वो दूर से ही दिखाई दे जाता है कि उसके ऊपर पाउडर है। जहाँ भी आपको वो दिख गया शुरुआत में, आपने उसकी शुरुआत में ही रोकथाम करनी है। जितना भी एरिया आपको नज़र आता है उसके ज़्यादातर ये साइड से, बन्नों के खेत की साइड से जो है वो अंदर को बढ़ती है, तो जहाँ पे शुरुआत हुई वहाँ से ही हमने सबसे पहले कंट्रोल करना है। वो वहाँ पे हमने जो पौधे हैं उनको अच्छी तरीके से उसके ऊपर स्प्रे करनी है, जैसे कह दो कि अपने पौधों को नहला देना है, ड्रेंचिंग कहते हैं उसको, हमने उसको करनी है। फिर उसके और करने की विधि ये है, वहाँ से नहीं शुरू करना जहाँ पे आपको बीमारी दिखाई दी, हमने उसकी उल्ट जगह से करना है, क्योंकि वो जो पाउडर है वो जहाँ जहाँ आपके अगर कपड़ों के साथ लगेगा वो आगे आगे लगता जाएगा, फैलता जाए। जैसे छूत का रोग होता है वैसे ही ये बीमारी है, वो आगे बढ़ जाती है। इसलिए हमें पहले जहाँ नहीं है वहाँ से स्प्रे कर देनी है, और आखिर पे आके जहाँ पे ज़्यादा समस्या है वहाँ पे उसके अच्छे तरीके से जो है वो दवाई का छिड़काव करना है। यानी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर उसकी आवश्यकता के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार हमारे किसानों को छिड़काव करना होगा। और यही पूरी जानकारी अगर हमारे किसान रखते हैं तो ज़ाहिर तौर पर उनकी जो फसलें हैं उसका बेहतर उत्पादन वो ले सकेंगे, जिससे उनको मुनाफा भी अच्छा हो सकेगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि इसके लिए जो पानी जो दवाई है, जो उल्लीनाशक दवाई है, वो प्रोपिकोनाजोल टिल्ट के नाम से हम सब जानते हैं, वो 200 ml है डोज उसकी, और उसके साथ पानी की जो मिकदार है वो 200 लीटर की है जी। 200 लीटर वो पानी लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका काम असली पानी के साथ ही निर्भर करता है। जितना ज़्यादा पानी हम लगाएंगे तो हम ज़्यादा क्यों कह देते हैं कि असर नहीं किया, कि हम पानी पूरा नहीं लगाते। हमें यही प्रॉब्लम आती है कि किसान भाई पानी कम लगाते हैं इस दवाई के लिए। इस दवाई के ये हुई टिल्ट हुई या फॉलिकर भी हम कर सकते हैं, पर इन दोनों दवाइयों के साथ हमें पानी 200 लीटर ही लगाना चाहिए। बिल्कुल, यानी ये जो मात्रा है इसका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है हमारे किसानों को। और आज भी हम यही उम्मीद करते हैं कि जो पूरी जानकारी, ना सिर्फ मात्रा बल्कि तमाम जो बातें हमने आज कुछ सवाल जवाब के ज़रिए जो यहाँ पर चर्चा की है उसका फ़ायदा हमारे किसानों को ज़रूर होगा। लेकिन यहाँ क्योंकि वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार तालियां बजाकर शुक्रिया करा जाए हमारे जो आज विशेषज्ञ कृषि वैज्ञानिक आप लोगों के बीच रहे, और खासतौर से एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए भी, क्योंकि कीमती समय जो है हमारे किसानों ने दिया, उसके साथ साथ जवाब भी हमें दिए। और हमारे दर्शकों की अगर बात की जाए, उम्मीद हम यही करते हैं कि आज भी आपको जो जानकारी मिली है कहीं ना कहीं आप उससे लाभान्वित होंगे और उस जानकारी को अपनाएंगे भी, जिससे आपको मुनाफा मिल सके। फिलहाल के लिए किसान प्रश्न मंच की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।